हाय गाइस, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहेगा ब्रांच अकाउंट और हम धीरे 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 इस चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तरह तरह के क्वेश्चंस जो है हम कर रहे हैं और मास्टरी हासिल कर रहे हैं। चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बताया था चैप्टर की बाउंड्री में हमने सीखा था भाई दो तरह की ब्रांच होती है। इट कैन बी इन इंडिया, इट कैन बी इन फॉरेन। जो इंडिया में है इट कैन बी डिपेंडेंट, इट कैन बी इंडिपेंडेंट। तो फिलहाल हमारी बात चल रही है डिपेंडेंट ब्रांच की। डिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांच होती है जो कि एचओ के हिसाब से ही काम करती है, जो कि पूरी तरह से एचओ के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है, एचओ के ऊपर निर्भर है। एचओ सामान भेजेगा, बेच देंगे, सामान बेचकर जो पैसा आएगा वो वापस एचओ को भेज देंगे। ये होती है डिपेंडेंट ब्रांच। इसमें हमने सीखा था तीन मेथड होते हैं, डेटर, फाइनल अकाउंट्स एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड। डेटर एंड फाइनल अकाउंट्स मेथड के बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं और काफी क्वेश्चन हमने पिछले दो लेक्चर्स में उससे संबंधित किए थे। एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सबसे पहले उस प्रश्न को चेक करेंगे और फिर आगे की बातचीत जो है स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों, लेक्चर नो स्टार्ट किया जाए और लेक्चर नो स्टार्ट किया जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 24। कड़ लो जरा 24 नंबर क्वेश्चन जरा कड़ लो अपने होमवर्क के रजिस्टरां विच। मिस्टर चैना स्वामी ऑफ चेन्नई ट्रेड्स इन रिफाइंड ऑयल एंड घी। तो ये कौन हो गया? हेड ऑफिस हो गया। इट इज अ ब्रांच एट सालिम। ही डिस्पैचेस 30 टन्स ऑफ रिफाइंड ऑयल दिस और घी के इतना इतना फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। और ब्रांच हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 45,890 which is met out of its collection. This is in addition to expenditure directly paid by the HO. हमने जब क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था ये वाला खर्चा ना दिया नहीं हुआ था, मैंने आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट बताई थी कि ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहां दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। फॉलोइंग आर दी अदर डिटेल, हेड ऑफिस और ब्रांच का परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, कलेक्शन और रेमिटेंस एक्सेट्रा दिया गया। चेन्नई हेड ऑफिस के ओपनिंग क्लोजिंग बता दी, उसका सालम ब्रांच ऑफिस के भी ओपनिंग क्लोजिंग बता दिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिल्डिंग में एक एडिशन हुआ जो कि सिर्फ एचओ में है एसेट, ब्रांच में ये बिल्डिंग नहीं है। डेप्रिसिएशन ग्रेड बता दी और ब्रांच मैनेजर का पॉइंट मैंने जाते हुए बताया था 10% कमीशन ऑन दी ओवरऑल प्रॉफिट्स। जनरल मैनेजर की सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस है, ठीक है। सबसे पहले एचओ की बुक्स में हमें कहा गया था ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, लीजिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर छैना स्वामी हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट, मतलब डेटर्स मेथड करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस आगे जो कि क्वेश्चन में हमें प्रदान किए गए। स्टॉक ऑफ रिफाइंड ऑयल 22,500, स्टॉक ऑफ घी 40,000, सन्ड्री डेटर्स 1,80,000, कैश इन हैंड 25,690 और फर्नीचर फिक्सचर 23,800। ये सारी फिगर्स क्वेश्चन के अंदर दी गई। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ से पता चलता है कि जो छन्ना स्वामी जी हैगे हैं और रिफाइंड ऑयल भेजते हैं 30 टन, देखिएगा 30 टन भेजते हैं, 30 टिन, टिन टिन मतलब डिब्बा, पिप्पा, पिप्पा। ये बच्चे सोच रहे होंगे पिप्पा क्या है, ये हरियाणा और पंजाब वाले बच्चों को पता होगा, जो टिन होता है बड़ा सा उसको पिप्पा बोलते हैं। अरे पिप्पा लियाइएंगे नू। 30 टन है, 1,500 रुपए का एक टिन है और 12 महीने, क्योंकि पूरे साल का डाटा, तो 5,40,000 का फिगर आ गया। और घी कितना भेजा? क्यों? देसी क्यों 20 टिन, एक टिन है 5,000 रुपया, ते 12 महीने 12 लाख रुपए। टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 76,800, ये आपको पहले वाली टेबल के अंदर लिखकर बताया गया। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ फॉर द सालिम ब्रांचेस 76,800। उसके बाद हम जानते हैं डेटर्स मेथड के अंदर बाय बैंक रेमिटेंस का पॉइंट होता है, जिसमें कैश सेल करते हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर और माइनस अगर आपने कोई खर्चा खुद से किया हो। लेकिन हमें दिक्कत नहीं रही क्योंकि पहले टेबल की अंतिम आइटम में क्लियरली दिया गया रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। क्वेश्चन ने खुद ही बताया 19,50,000 रुपए का आपने रेमिटेंस दिया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, क्वेश्चन में दिए हैं काफी सारे। तो भाई रिफाइंड ऑयल का दिया पुत्र 19,500, स्टॉक ऑफ घी 90,000, डेटर्स और कैश इन हैंड का क्वेश्चन मार्क है वो हम खुद से निकालेंगे, और फर्नीचर फिक्सचर का दिया 21,420। तो डेटर्स का निकालने के लिए वर्किंग नोट 1 पर चलते हैं। मीमो डेटर्स अकाउंट हमने बनाया। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन ने दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 रुपए। और जब लिखा सेल्स, ये हमने क्लास में भी पॉइंट सीखा था, डेटर्स के अंदर आता है सिर्फ क्रेडिट सेल, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल ना अलग से बताई नहीं और ना ही कोई तरीका दिया कि मैं निकाल सकूं। तो हमने टोटल सेल जो है, जिसके अंदर ये देखिए, एक तो है आपकी रिफाइंड ऑयल की 5,95,000 और 14,50,000 है घी का, इन दोनों को ऐड किया तो ये टोटल सेल आ गया। दिस इज द टोटल सेल, इट इज कैश प्लस क्रेडिट। ये कैश प्लस क्रेडिट वाली सेल है जी। ऑन दी
अदर साइड हम जानते हैं क्या लिखते हैं हम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, लेकिन यहां पर जो ये कैश लिखे हैं हमने टोटल कलेक्शन लिखी हुई है। क्वेश्चन ने इसी तरह से बताया कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, यानी कि ये जो कैश की फिगर है इट इज कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये डेटर्स का पैसा भी इसमें जुड़ा है। एंड एज वी सॉ इन क्लास, क्योंकि कैश सेल दोनों तरफ है तो ये इवेंचुअली कैंसिल हो जाती है और आपके पास जो डेटर्स की फिगर है वही अल्टीमेटली बचती है। लेकिन इस क्वेश्चन को करना ऐसे ही है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, और ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट, सेल रिटर्न, बैड डेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मीमो डेटर में सिर्फ इतने ही आइटम्स बेटा आती हैं। 2,10,000 की मीमो डेटर से फिगर आई, जिसको जाकर आप लोगों ने ऊपर लिख देना डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस के सामने 2,10,000। सिमिलरली कैश इन हैंड की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो कैश दिया है कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस बताया गया 25,690, ठीक है। कलेक्शन कितना हुआ, कैश अकाउंट का सिंबल रूल है, जहां जहां से पैसा आया डेबिट कर दो, जहां जहां गया क्रेडिट कर दीजिए। तो कलेक्शन हुई थी जी टोटल मिलाकर 20,15,000, इसके अंदर कैश सेल भी है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी है। आपने रेमिटेंस कितना किया, क्वेश्चन आगे लिखता है रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ, मतलब हमारे यहां से पैसा चला गया ब्रांच से, तो बाय रेमिटेंस आ गया पुत्र 19,50,000। और कहां गया पैसा, पहले पैराग्राफ में बताया था क्वेश्चन है द ब्रांच हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 45,890, तो ये खर्चा क्वेश्चन ने हमें दिया है और इसकी बदौलत हम ये बैलेंस कैरिड डाउन निकाल सकते हैं 44,800। जो हमने क्वेश्चन इससे संबंधित क्लास में किया था ना, उसमें कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए गए थे, तो हमें ये अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो होमवर्क में मैंने दिया आपको, क्वेश्चन ने क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं, तो आपको बनाना ही पड़ना था कैश अकाउंट, और वहां से फिगर आनी थी 44,800 की, जिसे जाकर हम लिख देते ब्रांच कैश इन हैंड के क्लोजिंग के सामने 44,800। बैलेंसिंग करने के लिए टोटल क्या 23,35,720, एंड द बैलेंसिंग फिगर अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड विद द नेम नेट प्रॉफिट 2,26,930 रुपए, 2,26,930 गाइस। आई होप मस्ट बी करेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन की फरमाइश दोस्तों एक तो ये थी, फिर दूसरे क्वेश्चन ने कहा था छेन्ना स्वामी द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना दो, मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड भी कर लेना है फॉर द हेड ऑफिस। ये लीजिए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर छेन्ना स्वामी हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016। सबसे पहले आ गया ओपनिंग स्टॉक, जो ट्रेडिंग के रूल्स है। रिफाइंड ऑयल का दिया गया 44,000 और घी का दिया गया 10,65,000। क्लोजिंग स्टॉक भी इसके सामने लिखा हुआ है, रिफाइंड ऑयल का 8,90,000 और घी का 15,70,000। उसके अलावा क्वेश्चन ने फर्स्ट टेबल में बताया परचेजेस, रिफाइंड ऑयल का परचेजेस 27,50,000 और घी का परचेजेस 48,28,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए चेन्नई हेड ऑफिस के लिए 6,35,800। एक मिनट जी, क्वेश्चन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चल जा रे चल जा रे। guys, hey, just a second. चलिए जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह रहे थे हम 6,35,800 दिए गए, और सेल्स रिफाइंड ऑयल का 24,10,000 और घी के लिए 38,40,500। क्योंकि ट्रेडिंग P&L बना रहे हैं, आपने जो परचेजेस किया, क्या सारा सामान आपके पास अवेलेबल है सेल करने के लिए? जी नहीं, आपने इसमें से कुछ सामान तो सालम ब्रांच को भेज दिया। तो बाय गुड सेंड टू ब्रांच, रिफाइंड ऑयल 5,40,000 का और घी 12 लाख का। ये फिगर्स हमें कहां से मिली, ये देखिए हमने यहां पर लिखी थी ये फिगर्स, रिफाइंड ऑयल 5,40 का और घी 12 लाख रुपए का। तो ये फिगर्स यहां से उठकर हमारी पहुंच गई, यहाँ के इतने रुपए का गुड्स हमने ब्रांच को सेंड किया, तो अपने पास बैलेंस रह गया। इतना काम करने के पश्चात वी कुड फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम हियर, द फिगर बीइंग 11,27,700।
ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन किया हमने और आगे ब्रॉट डाउन कर दिया P&L में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1127,700 और याद रखें जो ब्रांच का प्रॉफिट है वो यहां ट्रांसफर करेंगे। कितना था 2,26,930 तो बाय ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 226,930 क्योंकि जो कमीशन है मैनेजर को वो दोनों प्रॉफिट्स के ऊपर मिलाकर देनी है ऐसा कहा गया था। उसके बाद क्वेश्चन में जो खर्चे दिए गए हैं हेड ऑफिस के लिए जनरल मैनेजर इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। लो भाई चक्को 20,000 इंटू 12 2,40,000। क्वेश्चन के अंदर जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हेड ऑफिस इज 1,86,000 ये लीजिए। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिक्सचर ये लीजिए। बिल्डिंग ओपनिंग कितने का था 5,10,800 का 241,600 का और खरीदा और 714,780 का क्लोजिंग है तो नेट बचा 37,620 विच विल बी द डेप्रीसिएशन। सिमिलरली पुत्र फर्नीचर फिक्सचर के वास्ते 88,600 दा सी ओपनिंग बैलेंस ते 79,740 दा क्लोजिंग तो आ गया 8860 डेप्रीसिएशन 8860 फॉर फर्नीचर फिक्सचर। इतने ही खर्चे थे। आपने इसके बाद बैलेंसिंग करने के लिए टोटल किया 1354,630 टोटल आया P&L का जिसमें से सारी चीजें माइनस की तो आपके पास ये फिगर बची 8,82,150 लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन के सी पॉइंट में अंत में बोला था ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जितनी भी ये वैल्यू आई इसका 10/110 किया आफ्टर चार्जिंग के लिए और ये आया कमीशन का अमाउंट 80,195 and the balance is the total net profit 8,01,955। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अंत में इतना बचता है। ठीक है ये दो नोट जो हैं इन्हें नोट कर लेंगे। पहला नोट जो है वो ब्रांच मैनेजर की कमीशन के लिए जो मैंने बताया था कि हम एग्जाम में लिखाएंगे कि ब्रांच मैनेजर को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर नहीं मिलनी चाहिए कमीशन लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कहा तो हमने कर दिया। और दूसरी चीज हमने वो कैश सेल वाले पॉइंट के लिखे है कि कैश सेल अलग से दी नहीं थी तो हमने मीमो डेटर के अंदर सारी सेल उठाकर जो है डाल दी थी। ठीक है ये दो पॉइंट आप नोट कर लेंगे कृपया करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आई होप इट्स बिन नोटेड। क्लास का कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया जाए। मेरी सूची के अनुसार डेटर्स मेथड के क्वेश्चन थे। मैं देखना चाहूंगा कोई कौन सा क्वेश्चन शेष रहता है। 1 डन 2 डन 3 डन 4 डन 5 डन 6 जिसके ऊपर मार्किंग है मतलब वो हो गया ना 7 डन 8 डन 9 10 9 डन 10 डन 12 डन उसका 17 18 19 सो 17 इज नॉट डन 18 हैज बीन डन 19 हैज बीन डन। ठीक है एक 17th क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये प्योरली डेटर मेथड का है लेकिन हम इसको डेटर मेथड से कर देंगे। ठीक है ना और उसके बाद फिर हम
स्टॉक एंड डेटर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। आरटीपी मई 2016। क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आसान है। आइए करते हैं। Alpha Limited has a retail shop under the supervision of a manager. Ratio of gross profit to sales is constant at 25% throughout the year till 31st of March 15. तो GP रेशो 25% हो गई। Branch manager is entitled to a commission of 10% of the profit earned by his branch. जितना भी कमाया उसका 10% तुम्हें कमीशन देंगे, कैलकुलेटेड बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब सिंपल 10/100 करना। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट सब्जेक्ट टू अ डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन, इस कमीशन में से क्या काट लेना, 25% ऑफ एनी असर्टेंड डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने एक ब्रांच खोल दी, ब्रांच की सुपरविजन के लिए एक मैनेजर रख दिया, मैंने बोला कि जितना भी ब्रांच प्रॉफिट कमाएगी ना 10% कमीशन दूंगा। अब कमीशन दे रहा हूं अच्छे काम के लिए कि ठीक है भाई तूने प्रॉफिट किया, कमीशन दे रहा हूं सो दैट वो मोटिवेटेड रहे, लेकिन साथ ही साथ अगर उसकी किसी खामी की वजह से कोई लॉस हो गया या फिर लेट से लॉस हो गया वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो इसके लिए भी तो वही जिम्मेवार है, तो मुझे लेसन सिखाना होगा। तो मैंने कहा अगर मैं इस चीज को कंट्रोल ना किया तो ये तो लॉस करता रहेगा। तो हमने क्या बोला कि हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द कमीशन, जितनी भी तेरी कमीशन बनी उसमें से डिडक्ट करेंगे क्या, 25% ऑफ एनी असर्टेंड डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक में डेफिशिएंसी निकलेगी, मतलब मान लो इतना ओपनिंग था, इतना हमने और भेजा तो टोटल इतना हो गया, उसमें से डैश सेल कर दिया तो बाकी क्लोजिंग बचना चाहिए। लेट से 50,000 का क्लोजिंग बचना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग पड़ा सिर्फ 40,000, तो 10,000 का सामान कहां गया, ही इज अनेबल टू आंसर। तो उसमें से 25% हम काट लेंगे उसकी कमीशन में से। ऑल द गुड्स वर सप्लाइड टू द ब्रांच इन हेड ऑफिस, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच है। From the under mentioned figures, calculate the commission due to manager for the year ending 31 मार्च 15। फिगर्स दी गई हैं। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, सेल्स बता दिया, ये नहीं बोला कौन सा कैश क्रेडिट, मैनेजर्स कमीशन पेड ऑन अकाउंट, मतलब अब तक इतना ऑलरेडी पे हो चुका है, तभी क्वेश्चन है वर्डिंग यूज की कमीशन ड्यू कितनी है ये बता दो। मतलब मान लो टोटल बनती है 4,000, मैं कहूंगा 2400 ऑलरेडी पेड है, तो बैलेंस ड्यू कितना रह गया, 1,600 रुपए। ये खर्चे बता दिए, चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस जो एचओ पे करेगा, क्लोजिंग स्टॉक और ब्रैकेट में लिख दिया सेलिंग प्राइस। एक भी फिगर अगर क्वेश्चन ने ऐसे लिख दिया कि इनवॉइस पर है तो इसका मतलब गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, और हमें इन दोनों फिगर्स को भी इनवॉइस प्राइस पर ही कंप्यूट कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्वेश्चन ने हमसे ब्रांच ब्रांच का प्रॉफिट नहीं पूछा, क्वेश्चन कह रहे कमीशन बताओ कितनी देनी है, लेकिन हमें यह पता है कि यार कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट्स, सो मुझे एक तो चाहिए प्रॉफिट्स ऑफ ब्रांच, और जब प्रॉफिट्स निकल जाएंगे उसके बेस पे कमीशन निकलो, उस कमीशन में से क्या माइनस करना, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ द स्टॉक, ये कहां से निकलेगी। प्रॉफिट्स ऑफ ब्रांच के लिए हम डेटर्स मेथड के मुताबिक ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं, और डेफिशिएंसी क्वेश्चन ने तो बता ही नहीं, तो हम क्या बना सकते हैं, मीमो स्टॉक अकाउंट। अपने पास ओपनिंग है, देखो जरा, अपने पास ओपनिंग है, गुड सेंट है, मतलब ब्रांच के पास इतना ओपनिंग था, इतना एचओ से आया, उसमें से डैश सेल कर दिया और डैश क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो अगर अब भी कोई बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, वो डेफिशिएंसी होगी। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छा प्रश्न, आइए इसे हल किया जाए। साडा उत्तर नंबर है 17। लो जी, आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 17। अल्फा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, कौन है ये, एचओ है, हेड ऑफिस है, इसमें क्या बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, ब्रांच का प्रॉफिट जानने के लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, कितना दिया है जी,
एट कॉस्ट लिखे 74736, हम इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे। बच्चे करते सीधे देखते 25%, 25% नहीं है भाई, 25% नहीं है भाई। लेट्स से मैं कहता हूं लेट सेलिंग प्राइस इज 100, क्वेश्चन ने बोला कि इसके ऊपर जीपी 25 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 75, मींस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25/75 और आई कैन से 33 1/3%। तो ये इक्वेशन है इस क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस 100 रुपए, जीपी 25, तो कॉस्ट रह गया 75 और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया 25/75, यानी कि 33 1/3%। तो यहां जब आए 74736 प्लस 33 1/3%, 74736 डिवाइड बाई 3 प्लस 74736, 99648। सिर्फ स्टॉक है, कोई डेटर कैश कुछ भी नहीं। बाय स्टॉक रिजर्व, इमीडिएटली इसके अंदर जो लोड है उसे रिवर्स कर देते हैं। बाय स्टॉक रिजर्व लोड 99648 इनटू, ये तो इनवॉइस प्राइस हो गया, इसमें सीधा 25% कर सकते हो, तो ये लोडिंग आ गई 24912, 24912। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है जी 289,680, और ये भी कॉस्ट पर है तो इसे भी तब्दील कर लेते हैं। 289,680 डिवाइड बाई 3 प्लस 289,680, 386,240, 386,240 और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोडिंग, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग 386,240 इंटू 25%, 96,560, 96,560, ये भी हो गया। टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, किस नाम से दिया है चार्जेबल एक्सपेंसेस। डिपेंडेंट ब्रांच है, ऑब्वियस है, खर्चे आपके बिहाफ पे एचओ पे करेगा, या ऐसे कह लो कि एचओ पैसे भेजेगा तभी आप पे करोगे, ये भी हो गया। उसके बाद आता है जी बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, यहां सीखने वाला पॉइंट, अच्छा पॉइंट। रेमिटेंस टू एचओ में हम क्या चीज लिखते हैं, या तो कैश सेल होता है, या तो का मतलब दो चीजें होती हैं, कैश सेल और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। अभी इस क्वेश्चन में उसने आपको ये बोला ही नहीं कौन सी सेल है। मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं उसे कैश सेल मान लेता हूं, सीधा 361,280 लिख देता हूं। अगर मान लो मैं उसे कैश सेल मानता हूं तो आई विल स्ट्रेट अवे राइट डाउन 361,280। बच्चा कहता नहीं सर मैंने कैश सेल नहीं माना, मैंने क्रेडिट सेल मानना है। अगर आप क्रेडिट सेल भी मानोगे, डेटर अकाउंट बनाओगे, ना कोई ओपनिंग बैलेंस ना कोई क्लोजिंग बैलेंस, जितना क्रेडिट सेल्स उतना ही रिसिप्ट हो गया, उतना ही रिसिप्ट हो गया। तो एनी हाउ दिस फिगर हैज टू बी सेम, 361,280 ही आएगा ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रेमिटेंस में, चाहे कैश सेल मानो चाहे उसको क्रेडिट सेल मानो, तब भी वही बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह हम यहां लिख देते हैं कैश सेल ओब्लिग रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, एज नो ओपनिंग एंड closing balance of debtor, so credit sales is equal to receipt from debtors। क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कोई टेंशन नहीं हुई उसमें। तो ठीक हो गया, 361,280 का सेल्स भी डन हो गया। और क्या रहता है,
ब्रॉड डाउन हो गया, उसका स्टॉक रिजर्व हो गया, गुड्स इनटू ब्रांच उसका लोडिंग हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, रेमिटेंस हो गया। अब आएगा जी कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। स्टॉक, और ये हमें इनवॉइस प्राइस पर ही दिया 123328, 123328। टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग 123328 इंटू 25%, 30832, 30832। सारी आइटम्स कर लेने के पश्चात टोटल किया जाएगा और फाइनली प्रॉफिट जो है कंप्यूट करेंगे। 123328 प्लस 361280 प्लस 96560 प्लस 24912, 606080, 606080, 99648, 386240, 49120 एंड 30832। ये आ गया बेटर 2। नेट प्रॉफिट 40,240, 40,240 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। यहां तक पहुंच जाएं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो प्रॉफिट है ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। हमने इसको क्यों कंप्यूट किया? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। अदरवाइज तो देखा जाए कमीशन भी तो यहीं पर आती है ना, कमीशन भी तो यहीं पर आती है। तो हम इसको लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, कंप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन। अदरवाइज तो जो प्रॉफिट निकालेंगे तो उस वक्त कमीशन भी माइनस होगी, मतलब डेबिट होनी चाहिए थी। कंप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजर कमीशन। $40,240 का प्रॉफिट आ गया फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजर कमीशन। तो हमारा पहला भाग डन हो गया कि प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। तो हम बनाते हैं मीमो स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या थी? सब्जेक्ट टू डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल टू 25% ऑफ एनी असर्टेन डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं टू कंप्यूट डेफिशिएंसी ऑफ ब्रांच स्टॉक। हम मीमो स्टॉक क्यों बना रहे हैं? टू कंप्यूट डेफिशिएंसी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। मीमो स्टॉक तो हमने बहुत बार अब बना लिया, बाएं हाथ का खेल। Starting with the opening balance, to balance brought down, then here it shall be
2 goods sent to branch बच्चे, then by sales and by balance carried down, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगी by डेफिशिएंसी। बाकी सभी फिगर्स अपने पास है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 99648, याद रहे इनवॉइस प्राइस पर बनता है ये मीमो स्टॉक अकाउंट 99648। गुड्स सेंट टू ब्रांच 386240, 386240, सेल्स 361280 और क्लोजिंग स्टॉक 123328। So we can now compute the deficiency of stock from here. 99648 plus 386240, 485888 minus 361280 minus 123328, 1280, 1280 रुपए का डेफिशिएंसी आ गया जी। 1280 रुपए का डेफिशिएंसी आ गया। एंड मीमो स्टॉक कैसे बन रहा है? एट इनवॉइस प्राइस। हमारा प्रेफरेंस हमेशा ये होता है इनवॉइस प्राइस पर बनाना, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस है ही नहीं, मतलब एचओ भेजता है ब्रांच को एट कॉस्ट, तो हम इसको पूरे कॉस्ट पर भी बना सकते हैं। ऐसा हमने कई प्रश्नों में किया भी है पीछे, ठीक है ना। बस अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये कि सारी फिगर्स का बेस सेम होना चाहिए, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा भाई। तो दोनों चीजें हमारी होगी, प्रॉफिट आ गया जिसके ऊपर कमीशन होगा, और डेफिशिएंसी आ गया जिसका 25% कट लगेगा, ठीक है ना, पेनल्टी एक तरह से लगेगी। तो आइए, स्टेटमेंट शोइंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? फाइंड आउट द कमीशन ड्यू टू मैनेजर। स्टेटमेंट शोइंग कमीशन ड्यू टू मैनेजर। स्टेटमेंट शोइंग कमीशन, स्टेटमेंट शोइंग कमीशन ड्यू टू मैनेजर। serial number, particulars, computation and amount. Number 1, कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट अर्न, तो इसका नाम रख दे ग्रॉस कमीशन। ग्रॉस कमीशन, प्रॉफिट्स का 10%। प्रॉफिट्स कितने निकाले थे हमने? 40,240, तो इसका 10%, 4024। देखो ब्रांच अकाउंट से देख कर आओ, 40,240 का प्रॉफिट आया था, 40240, तो इसके ऊपर 10% देना। मैंने इसे ग्रॉस वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि अभी इसमें से माइनस होना है जी कुछ। नंबर 2, सब्जेक्ट टू डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन इक्वल टू 25% ऑफ एनी असर्टेंट डेफिशिएंसी। डिडक्शन फॉर डेफिशिएंसी इन द ब्रांच स्टॉक। अब यहां पर जो होने वाली सबसे बड़ी गलती, बच्चा कहता 1280 रुपए की डेफिशिएंसी, इसका 25% ना। याद रहे मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बोला कि भाई ये क्या है, इनवॉइस प्राइस पर है ये वाला अकाउंट। आप जब डेफिशिएंसी कहोगे मेरा 1280 रुपए का लॉस हुआ इनवॉइस प्राइस पर, अरे यार जो लॉस हुआ उसको तो कॉस्ट प्राइस पर देखोगे ना। अगर मैंने मान लो 1000 रुपए की कोई चीज थी और नुकसान हो गया, अगर वो बिकती तो 1300 की बिकती, तो नुकसान कितने का है? 1000 का, क्योंकि मेरा खर्चा तो उसके ऊपर 1000 ही लगा था ना। तो जब भी कोई डिडक्शन एक्सेट्रा होगी, इट हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो 1280 रुपए जो है दैट इज एट इनवॉइस प्राइस। और हमें पता है कि जो इनवॉइस प्राइस होता है उसमें से 75% इज द कॉस्ट। अगर 100 रुपीज द सेलिंग प्राइस, उसमें से 75 कॉस्ट है, यानी कि 75%। तो इसको पहले कॉस्ट प्राइस में तब्दील किया 1280 इंटू 75%, और उसके बाद डिडक्शन का परसेंटेज लगाया। ये क्या किया? 1280 इंटू 75%, कॉस्ट ऑफ द डेफिशिएंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1280 का 75%, 960 आया, उसका 25%, जो कि आता है 240 रुपए। 240 रुपए। इस तरह करने से वी विल हैव द नेट कमीशन 1 - 2।
नेट कमीशन आ रही है 3784, मतलब डिडक्शन होने के बाद यू मस्ट हैव पेड 3784, और अब तक कितना पे किया हुआ है याद रहे, ये आंसर नहीं है अभी, इसमें से आप पे भी कर चुके हो कितना रुपए, कमीशन पेड ऑन अकाउंट 2400, ऑलरेडी 2400 पे कर दिया है। तो नंबर 4, कमीशन ऑलरेडी पेड, गिवन है क्वेश्चन में 2400 रुपए, तो फाइनली आया कमीशन ड्यू टू मैनेजर, कमीशन ड्यू टू मैनेजर, जितनी नेट कमीशन आई थी 3, उसमें से माइनस कर दिया कमीशन ऑलरेडी पेड, सो दिस गिव्स अस द फाइनल आंसर, कितना हो गया 1384 जी, ये कमीशन ड्यू टू मैनेजर है 1384 की, 2400 हम ऑलरेडी दे चुके थे। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन ने एक चीज हमसे पूछी नहीं, मैं वैसे बता दूं, जैसे हमने यहां पर नोट करने का समय दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। नेट प्रॉफिट निकालता 40,240, मैंने ब्रैकेट में लिखा कंप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजर कमीशन, मतलब ये फाइनल प्रॉफिट नहीं था। अगर मैं फाइनल प्रॉफिट कहना चाहूं तो ये 40,240 में से क्या माइनस हो जाएगा 3784, बिकॉज टोटल कमीशन आप इतने की दे रहे हो 3784, ये नहीं कहना 1384, ये तो कमीशन ड्यू है, ये तो कैश वाली चीज होगी, देखना टोटल कमीशन, टोटल खर्चा कितना हुआ 3784 का, तो यहां लिख दूं एडिशनल, एक एडिशनल काम कर रहे हैं, नॉट आस्क्ड बाय क्वेश्चन, फाइनल नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच इज इक्वल टू 40,240 माइनस 3784, 36456, अगर क्वेश्चन पूछता तो ये आंसर हमारा होता फाइनल नेट प्रॉफिट का। एडिशनल मींस नॉट आस्क्ड बाय क्वेश्चन। चलिए जी, कंप्लीट करें यहां तक।
चलिए जी, डन टिल here and we are ready to write down the concept number 4, the most awaited one, stock and debtors method. Concept 4, which is called as stock and debtors method. Let's give it a heading, stock and debtors method. हमने सीखा था डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जब गुड्स सेंड किए जाते हैं बाय द हेड ऑफिस आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट निकालने के 3 मेथड्स है अपने पास, डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट्स और स्टॉक एंड डेटर। तीनों से आंसर सेम आता है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स मेथड सबसे रेयरेस्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछा नहीं जाता। एंड जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना बेटा, आपको क्लियर लिखकर बताएगा कौन से मेथड से करना है। अगर सिंपल बोल दिया प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट, तो ब्रांच अकाउंट तो भाई कहां बनता है, ओनली इन डेटर मेथड, राइट। अगर लिख दे सॉल्व इट एज पर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, मतलब ये वाला मेथड लगाना। अगर लिख दे प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट या सॉल्व एज पर फाइनल अकाउंट्स, तो वो वाला मेथड हो गया। बट लेट्स एज्यूम क्वेश्चन ने सिर्फ इतना लिख दिया फाइंड आउट द प्रॉफिट, डाटा दे दिया और लिख दिया फाइंड आउट द प्रॉफिट, बताया नहीं कौन सा मेथड करना, डेटर्स मेथड करना, फाइनल अकाउंट या स्टॉक एंड डेटर। तो बच्चे सोचते हैं तीनों में से कोई भी कर लें, लगता तो यही है, लेकिन आपको फाइनल अकाउंट्स मेथड नहीं करना है। बट यू आर फ्री टू चूज बिटवीन डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड। आपकी इच्छा, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। स्टॉक एंड डेटर मेथड कहता क्या है, ये भी मेथड प्रॉफिट निकालेगा लेकिन थोड़ा अलग अंदाज से। जब मैंने आपको डेटर्स मेथड सिखाया, हमने कहा था देयर विल बी ओनली वन मेन अकाउंट, दैट इज ब्रांच अकाउंट। प्राइमरी अकाउंट ब्रांच अकाउंट ही रहेगा, और जो सेकेंडरी हो गए वो वर्किंग नोट में चले गए। डेटर अकाउंट बनाना तो नाम क्या रख दिया, मीमो डेटर अकाउंट, मतलब रफ अकाउंट, कुछ भी लिखो उसके अंदर, इंग्लिश मैटर नहीं करती। स्टॉक बनाना तो मीमो स्टॉक बना दो। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा जहां मीमो कैश बना दिया, तो हम मीमो मीमो करते वर्किंग नोट में ले गए। लेकिन स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं और सारे अकाउंट मेन अकाउंट हैं। बेसिकली प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है इन द स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है, राइट। ब्रांच अकाउंट जब हम बनाते थे एज पर डेटर मेथड, सीधा नेट प्रॉफिट निकलता था। लेकिन जब स्टॉक एंड डेटर मेथड करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आएगा और नेट प्रॉफिट भी आएगा। सबसे पहली बात, जब हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक अकाउंट जब बनाते हैं, डिपार्टमेंट चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट करते हैं जिसको मीमो मार्कअप, मीमो स्टॉक अकाउंट बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, आपका स्टॉक अकाउंट और मार्कअप अकाउंट जो होता है, मार्कअप अकाउंट में लोडिंग 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 लिखते हैं और स्टॉक अकाउंट में सारा इनवॉइस प्राइस लिखा जाता है। तो उन दोनों को मैच करने के बाद क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। सिमिलरली हम यहां पर क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट होगा, और जो लोडिंग होती थी, अभी क्या होता था, ब्रांच अकाउंट के अंदर ही लिख देते थे, डेबिट साइड पर लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, बाय साइड स्टॉक रिजर्व, टू गुड सेंट, बाय गुड सेंट का लोडिंग। तो इस तरह से लोडिंग सेम अकाउंट में आता था। लेकिन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंदर जब स्टॉक अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर लोडिंग नहीं आएगा। लोडिंग के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका नाम होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड ब्रांच P&L अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है, और एक अलग से ब्रांच एक्सपेंस के जितने खर्चे हैं उनको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डाल दो। तो आराम से सीखना शुरू करते हैं, सीखना नहीं, पहले कहूंगा लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। साथ साथ मैं चीजें बताता जाऊंगा आपको कुछ कुछ, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी जिनके बारे में अलग से चर्चा की जाएगी। तो आगे का कुछ समय हमारा कॉन्सेप्ट में ही जाएगा, काफी अच्छा समय, क्योंकि एक बार समझ में आ गया फिर क्वेश्चन धड़ाधड़ हम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कुछ लिखवा दें पहले आपको इसमें। As the branch is dependent, as the branch is dependent, HO is still preparing the accounts of branch to find the profit। हम ये कह रहे हैं कि ब्रांच तो डिपेंडेंट है ही है, तो HO अभी भी, मतलब अभी भी सिर्फ HO ही है जो ब्रांच के अकाउंट्स बना रहे हैं, किस लिए, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम इज followed while preparing the accounts,
proper double entry system is followed while preparing the accounts? Following accounts are prepared ब्रैकेट में लिख रहा हूं and all are main account. Unlike debtors method where only one account was main, that is branch account. क्या लिखा हमने? फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कौन से मैं अभी लिस्ट बनाऊंगा, एंड ऑल आर मेन, जितने भी मैं लिस्ट बनाऊंगा वो सारे मेन अकाउंट हैं. अनलाइक द डेटर्स मेथड, डेटर मेथड की तरह नहीं जहां सिर्फ एक ही मेन था, कौन सा? ब्रांच अकाउंट. तो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? लिस्ट बना रहे हैं जी. ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, branch debtors account, branch expense account, branch profit and loss account, P&L account, और goods sent to branch account. नॉर्मली ये सारे अकाउंट बनते हैं, नॉर्मली ये सारे अकाउंट जो है बनते हैं. कई बार क्वेश्चन इनमें से नाम लिख देता है दो तीन अकाउंट के, सिर्फ ये बनाओ, तो उस केस में सिर्फ वही वाले अकाउंट बनाए जाते हैं. अगर लिख दे सॉल्व एज पर स्टॉक एंड डेटर, तो हम ये सारे अकाउंट्स को बनाते हैं. इन दैट केस वी प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स. Following accounts are prepared and all are main account, unlike debtors method where only one account was main, that is branch account. ब्रांच स्टॉक में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्टॉक को कैप्चर करते हैं, सामान कहां से आया कहां गया. ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखते हैं लोडिंग, एंड यहां से आता है जीपी इज बैलेंसिंग फिगर. जीपी इज बैलेंसिंग फिगर. और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाकर ट्रेडिंग अकाउंट की फीलिंग आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की फीलिंग आती है. ब्रांच डेटर्स में क्या होता है जी? डिटेल्स ऑफ डेटर्स, जैसे कि क्रेडिट सेल हो गया, कितना पैसा आया, कितना डिस्काउंट, कितना सेल्स रिटर्न, कितना बैड डेट. एक्सपेंसेस इनकर्ड की डिटेल आती है ब्रांच एक्सपेंस में. ब्रांच P&L होता है टू फाइंड नेट प्रॉफिट. और गुड सेंड टू ब्रांच देखेंगे किस पर्पस के लिए बनता है, अभी नहीं बताऊंगा. इतना लिख लीजिए.
चलिए जी स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स बनाने। लेट अस राइट डाउन सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पूरे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैं आपको सिखा दूंगा ये, तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट्स इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम सारे अकाउंट साथ साथ ओपन करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक एक इंपैक्ट यहां तो दूसरा इंपैक्ट दूसरे अकाउंट में जा सकता है, राइट। तो अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं सारे उसी हायरार्की में जिसे मैंने सिखाया। ब्रांच स्टॉक बन गया, यहां ओपन कर लेते हैं जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां ओपन कर लेते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, उसके बाद ओपन कर लीजिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर, फिर कर लो जी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ब्रांच एक्सपेंस हो गया, फिर कर लीजिए ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ब्रांच पी एंड एल हो गया, और अंत में क्या बताया था, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। अंत में लिख देंगे एक गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। ये 6 अकाउंट जो हैं हिस्सा रहेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट पुत्र। एक कुड़ी 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 शहर दी कुड़ी सामने रहिंदी ओए, सामने रहिंदी ओए। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सारे अकाउंट्स रेडी हैं अपने पास। सबसे पहले आगे जी ब्रांच स्टॉक पर। ब्रांच स्टॉक, मीमो स्टॉक तो हमने बनाया हुआ, तो मेजर चीजें हमें पता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या चीज हो गई जी, ओपनिंग स्टॉक हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद सामान आता है कहां से, एचओ से। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। एचओ से सामान आ गया तो हमने कहा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। एचओ कह रहा है, जब एचओ अकाउंट्स बना रहा है, कह रहा है हमने इतने रुपए के गुड्स भेजे थे, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। और याद रहे हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाया है। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। किस चीज के लिए, फॉर गुड्स जो ब्रांच को सेंड किए थे उसके लिए। ब्रैकेट में लिख रहा हूं सो दैट कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या चीज है ये, तो नरेशन लिख दी काइंड ऑफ ब्रैकेट में कि गुड्स सेंड टू ब्रांच में आया बाय ब्रांच स्टॉक, कि भाई इतने रुपए के ब्रांच को गुड्स सेंड किए थे। ब्रांच स्टॉक में लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्रेडिट साइड पर आ गया बाय ब्रांच स्टॉक। मेरे साथ साथ करते रहेंगे, पूरा सीख जाएंगे। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जब आप गुड्स सेंड करते हो तो कई बार रिटर्न कर देता है ब्रांच एचओ को, तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ।
ये एचओ ने ब्रांच को रिटर्न कर दिया। मैं सेम नाम लिख रहा हूँ गुड्स इनटू ब्रांच, तो आपको डबल एंट्री ज्यादा इजीली समझ आएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर ये भी लिख दो ना बाय गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ, तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, सिर्फ डबल एंट्री मेंटेन करने के लिए। क्योंकि बाय गुड्स इनटू ब्रांच लिखा तो गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट समझ आएगा आपको कि अच्छा ब्रांच स्टॉक में लिखा है बाय गुड्स इनटू ब्रांच, तो गुड्स इनटू ब्रांच में आएगा टू ब्रांच स्टॉक। गुड्स इनटू ब्रांच में आ गया टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। गुड्स returned by branch to HO, goods returned by branch to HO, ये गुड्स इनटू ब्रांच में जाकर लिख दिया। संग संग रहेंगे मित्रों दोस्तों। उसके बाद ऐसा करते हैं, एक छोटी सी चीज और, साथ साथ इसका स्टॉक रिजर्व भी यहां पर लिखते रहते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व ये आ गया, स्टॉक रिजर्व ये क्या आया, लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक। इतना तो हम जानते हैं लोडिंग इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड, तो ब्रांच स्टॉक में अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो इसका लोडिंग क्रेडिट होगा। बस फर्क ये पड़ा कि लोडिंग को अलग अकाउंट में लेकर जा रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में। सिमिलरली टू गुड्स इनटू ब्रांच लिखा, यहां आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख दिया बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या आ जाएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ये किस चीज की लोडिंग थी, जो गुड्स आपने सेंड किए थे ना उसकी लोडिंग, लोडिंग इन गुड्स सेंट टू ब्रांच। बेसिकली ये जो लिखा है इसकी लोडिंग है ये, ठीक है ना। लोडिंग इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड, सिंपल एज दैट। गुड्स इनटू ब्रांच में आ गया टू ब्रांच एडजस्टमेंट, लोडिंग इन गुड्स इनटू ब्रांच। हवा के साथ साथ तारा तारा ताना और साथ ही चल। उसके बाद हमने लिखा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न जो हुई थी बाय ब्रांच टू एचओ, तो उसका लोडिंग आ गया डेबिट साइड पर। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग इन रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। ये सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं लिखनी है वाली इंग्लिश। रिटर्न्स बाय ब्रांच टू एचओ की लोडिंग है ना। टू गुड सेंट टू ब्रांच ये क्या है, लोडिंग किसकी, रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ की, जो रिटर्न किया था ये उसका लोड आ गया। लोडिंग इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड, और गुड सेंट टू ब्रांच में लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये किसका लोडिंग है, इसका लोडिंग है जी। लोडिंग इन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू एचओ, लोडिंग इन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू एचओ। लिखिए लोडिंग इन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू एचओ। ये डन हो गया। आगे आइए जी, हम मेन ब्रांच स्टॉक से स्टार्ट किया था, ब्रांच स्टॉक। और बताइए ब्रांच स्टॉक में सामान कहां जाता है, ओपनिंग था, गुड्स आ गए, अब क्या करोगे, ऑब्वियसली सेल करोगे। तो सेल दो टाइप की, या तो कैश या क्रेडिट। अगर कैश में हुआ तो हम सिंपली बाय बैंक लिख देंगे, बाय बैंक कैश सेल्स। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम कहीं लेकर नहीं जा रहे, क्योंकि हम बैंक अकाउंट एक्सेट्रा नहीं बना रहे हैं। बैंक अकाउंट डबल बैंक अकाउंट स्टॉक एंड डेटर में नहीं बनता, मैं ऐसे कह सकता हूं। 6 ही मेन अकाउंट है, स्टॉक है, एडजस्टमेंट है, डेटर है, एक्सपेंस है, P&L और गुड्स इनटू ब्रांच है। बैंक अकाउंट नहीं बनता, तो बाय बैंक कैश सेल। और क्या होता है, क्रेडिट सेल।
क्रेडिट सेल होगी तो हम पास करेंगे एंट्री थ्रू ब्रांच डेटर, बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल्स, बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल। और ब्रांच डेटर में क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख ही देता हूं फॉर द टाइम बिंग, और यहां आ गया टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल। देख रहे हैं डबल इंपैक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। ब्रांच स्टॉक में लिखा बाय क्रेडिट सेल, इतना पता है क्रेडिट सेल हुई तो समझ जाएगा ही जाएगा बार, लेकिन कैसे एंट्री क्या है, ब्रांच डेटर, और ब्रांच डेटर में आ गया टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल। अगर डबल एंट्री फॉलो ना करते तो मीमो स्टॉक में लिख देते बाय क्रेडिट सेल, डेटर में लिख देते मीमो डेटर में टू क्रेडिट सेल। मतलब डबल एंट्री सिस्टम समझ नहीं आएगा कि कौन सा अकाउंट किससे हिट हो रहा है, अलग अलग ऐसे इंग्लिश लिखे जा रहे हैं, उसमें क्रेडिट सेल इसमें क्रेडिट सेल, लेकिन यहां ऐसा नहीं, इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा एक कॉमन नेम के थ्रू। तो स्टॉक में लिखा बाय डेटर तो डेटर में आ गया टू स्टॉक, राइट। और क्या होता है, और क्या हो सकता है, आइए जी और सोचते हैं। ब्रांच स्टॉक में और क्या हो सकता है, सेल हो गया, क्या और कहीं से सामान आ सकता है वापस, जी हां, अगर डेटर ब्रांच को रिटर्न कर दे, अगर डेटर ब्रांच को रिटर्न कर दे, मैं डेटर अकाउंट में जाकर समझाता हूं। हम यहां पर लिखते हैं बाय सेल्स रिटर्न। अब जो भी सामान की मूवमेंट है वो स्टॉक से हो रही है, सिंपल सी बात, तो मैं बोलूंगा बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, सामान आया तो मेरा स्टॉक का बैलेंस इंपैक्ट होगा, तो मैं डेटर में लिखूंगा बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, और स्टॉक में क्या आएगा, टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न। टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न, टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न, यहां से भी आ गया। और सोचेंगे मीमो स्टॉक अकाउंट में और क्या हो सकता था, हमने ये सीखा था कि स्टॉक अकाउंट में आपने पूरे सामान की मूवमेंट दिखानी है, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो, और लॉस दो टाइप का हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। तो पहले बात कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस की। लेट अस अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ये चलो पहले लिखते हैं, उसके बाद मैं सिखाता हूं। बाय एबनॉर्मल लॉस, इसे ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। इसके दो हिस्से करने, पहला हिस्सा गया ब्रांच पी एंड एल में, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और दूसरा हिस्सा जा रहा है ब्रांच एडजस्टमेंट में, लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हमें ये पता है मीमो स्टॉक अकाउंट जैसे बनता था, यहां पर ब्रांच स्टॉक है, तो इट इज फॉर श्योर कि यहां पर जो फिगर आएगी एबनॉर्मल लॉस की वो होगी इनवॉइस प्राइस पर, और इनवॉइस प्राइस का मतलब उसके अंदर दो पार्ट है, कॉस्ट और लोडिंग। मैंने आपको क्या कहा था कि ब्रांच स्टॉक प्लस ब्रांच एडजस्टमेंट मिलाकर बिल्कुल ट्रेडिंग जैसा दिखता है। अभी हम क्या करें, स्टॉक का इनवॉइस प्राइस डाला, ब्रॉट डाउन, यहां स्टॉक रिजर्व कर दिया, मतलब कॉस्ट पर आ गया। गुड सेंड टू ब्रांच यहां लिखा इनवॉइस प्राइस पर, और यहां लोडिंग रिवर्स कर दिया, मतलब फिर से वो कॉस्ट पर आ गया। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वहां पर क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, ऑब्वियसली कॉस्ट पर होता है, लेकिन मीमो स्टॉक में, स्टॉक अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पर डालने से वो तो गलत हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस को जब क्रेडिट करते हो कॉस्ट पर आता है। पहली बात तो बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस आता है कि नहीं आता है ना भाई, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं ना, ग्रॉस फिगर या तो परचेज में से माइनस करते हो या फिर क्रेडिट साइड पर लिखते हो, तो इतना तो श्योर है एबनॉर्मल लॉस आएगा क्रेडिट में। लेकिन कितने रुपए से आता है, कॉस्ट से, लेकिन हम तो ब्रांच स्टॉक में इनवॉइस प्राइस लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, इनवॉइस प्राइस जो था उसके दो हिस्से कर दिए, जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो पी एंड एल में, और लोडिंग वाला पार्ट एडजस्टमेंट में। तो हमने लिखा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आया, टू ब्रांच स्टॉक। ये क्या चीज है, इट इज लोडिंग इन, इट इज लोडिंग इन एबनॉर्मल लॉस। आप देख रहे हैं यहां पर ये क्रेडिट हुआ
और यहां पर ये डेबिट हो गया, लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली बचा क्या, क्रेडिट में ओनली द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। लेकिन करने का अंदाज कुछ इस तरह से है, लिखिए इसे, लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के दो हिस्से किए, क्योंकि टोटल इनवॉइस प्राइस पर है, हमने कहा उसमें से कॉस्ट अलग कर दो, लोड अलग कर दो। जो कॉस्ट है वो ब्रांच पी एंड एल में बुक करेंगे, और जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, जो लोडिंग वाला पार्ट है, वो एडजस्टमेंट में गया। और लोडिंग क्रेडिट डेबिट में कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में ही बचा, सिर्फ कॉस्ट के पास, जो उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में बचता है। साथ में हमने क्या लिखा, ब्रांच पी एंड एल। ब्रांच पी एंड एल में गए, यहां पर आ रहा है टू ब्रांच स्टॉक, सॉरी ये क्या चीज आई है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मैं एबनॉर्मल लॉस का एक बार अंत में फिर से डिटेल बताऊंगा आपको, जहां पे सारे पॉइंट्स में एक साथ सिखा दूंगा, क्योंकि अभी आपको ये पता है पी&एल में नेट लॉस आता है, तो वो वाली चीज भी सिखानी होगी। अभी सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर लो एबनॉर्मल लॉस के लिए। जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ स्टॉक अकाउंट के अंदर, हमने उसके दो हिस्से कर दिए, कॉस्ट वाला पार्ट पी&एल में भेज दिया और लोडिंग वाला पार्ट एडजस्टमेंट में भेज दिया। सिमिलरली हम जानते हैं स्टॉक अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस भी दिखाया जाता है। स्टॉक अकाउंट के अंदर वी नो इवन द नॉर्मल लॉस इज शोन। नॉर्मल लॉस को कैसे शो कर रहे हैं, देखिए बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, लिखिए बाय ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल लॉस। जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस को दो हिस्सों में करके दिखाया, कॉस्ट और लोडिंग, नॉर्मल लॉस को वैसे नहीं दिखाते, सीधा लिखा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल लॉस। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आएगा, टू ब्रांच स्टॉक, ये क्या आ गया, बेसिकली नॉर्मल लॉस आ गया जी। ये क्या आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया आपका। हमने सेम अमाउंट से क्रेडिट और दूसरे अकाउंट में सेम अमाउंट से डेबिट, तो ये आपस में क्या हुआ, अगर कंबाइंड अकाउंट देखो तो आपस में कैंसल आउट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं क्या उसमें नॉर्मल लॉस आता है, जी नहीं, तो यहां भी नहीं आना चाहिए। लेकिन स्टॉक तो कम हुआ उसके कारण, तो स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट किया और कॉरस्पॉन्डिंगली एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया, तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम भी कंप्लीट हुआ, और नॉर्मल लॉस की जो रिक्वायरमेंट थी स्टॉक अकाउंट की कि स्टॉक से कम होना चाहिए, वो भी हो गया, और ट्रेडिंग अकाउंट के मुताबिक नहीं आना चाहिए, तो वो भी डन हो गया हमारा पर्पस, क्योंकि क्रेडिट डेबिट करते हुए नलीफाई इंपैक्ट इसका हो गया। बेसिकली जैसे डिपार्टमेंट चैप्टर में मार्कडाउन करते थे, ये वही वाली चीज हो गई। मार्कडाउन को पहले स्टॉक में भी लिखते थे और फिर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते थे, मार्कअप अकाउंट में, तो ये बिल्कुल उसकी तरह ही काम करता है। ये सारी चीजें स्टॉक अकाउंट में लिखने के बाद अल्टीमेटली आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज द क्लोजिंग स्टॉक। जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक होता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आप इसको बैलेंस करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग फिगर का क्या करना, अगर डेबिट साइड पर आई तो हम कहेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट सरप्लस, अगर डेबिट साइड पर आई। क्रेडिट साइड पर है तो क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूं, आराम से देखेंगे। बैलेंसिंग फिगर हम कह रहे हैं क्रेडिट पर आएगी कि डेबिट पर, अगर डेबिट में आई फिर तो सरप्लस मान लेना, जैसे मैंने अभी माना। इसका मतलब क्या है, आइडियली डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आनी नहीं चाहिए, आ रही तो हम कह रहे हैं सरप्लस। चक्कर क्या है, हम ये जानते हैं स्टॉक अकाउंट हम बना रहे हैं इनवॉइस प्राइस पर। मान लो आपको जो चीजें आई हैं, आपको आई हैं 120 पर, आपका ओपनिंग स्टॉक भी 120 पर, गुड्स एंड टू ब्रांच 120 पर, ये सब चीजें 120 पर हैं। लेकिन हो सकता है जब मैंने सेल किया, वैसे तो सेल 120 पर ही करना है,
मान लो मेरी शॉप पर कोई बंदा आ गया जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब उसको पैसों का कोई फिक्र नहीं है, उसने पूछा कितने का, मैंने भी जोश जोश में कह दिया 140 का, कहता यार 130 लगा लो, मैं खुश। मैंने तो 120 का बेचना था, बंदा सामने से कह रहा 130 का दे दो, तो मैंने 130 का दे दिया। तो मतलब मेरी जो यहां पर ये सेल रिफ्लेक्ट हो रही है, ये 120 से कुछ ज्यादा पर हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला, मतलब कुछ सरप्लस मैंने अर्न किया। तो इस कारण डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है। और क्योंकि हमारे प्रॉफिट की फिगर एडजस्टमेंट से निकलने वाली है ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का काम करेगा। अगर थोड़ा सा सेल मैंने बढ़ाकर बेचा तो इसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो इसको हमने कहा ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जाओ सरप्लस के नाम से। एक बार यहां लिख दे, बाय ब्रांच स्टॉक बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस। ब्रांच स्टॉक में लिखते हो टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस। ठीक है, तो हम यहां पर थे, मैंने कहा अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आए तो इसे क्या मान लेना, सरप्लस मान लेना जी, अगर डेबिट साइड पर आया। अगर क्रेडिट साइड पर आया तो डिपेंड करता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया था क्वेश्चन के द्वारा तो आप बैलेंसिंग फिगर को क्लोजिंग स्टॉक मान लो। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो क्लोजिंग स्टॉक मान लो। और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है भाई, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी बैलेंसिंग फिर क्रेडिट साइड पर आ रही है, तो उसे क्या मानना, इसको एबनॉर्मल लॉस मान लेना, इसको एबनॉर्मल लॉस मान लेना। ये बैलेंसिंग फिगर की कहानी हो गई जी। ये बैलेंसिंग फिगर की कहानी हो गई, लिख लीजिए जहां तक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हुआ, विद बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, कहां आएगी, वो सब सीख लिया। ब्रांच एडजस्टमेंट पर चले, हमने स्टॉक अकाउंट में कैरी डाउन लिखा, बाय कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी लोडिंग जो है जरूर डाल देंगे। टू स्टॉक रिजर्व, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, जैसे बाय स्टॉक रिजर्व था, लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली ये आ गया टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। और लोडिंग हम जानते ही हैं कि कहां होती है, लोडिंग इज इन ऑन द अपोजिट साइड। ठीक हो गया, इस अकाउंट को भी खत्म करेंगे। टोटल किया, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम हियर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बन गया एक तरह से हमारा। इन दोनों अकाउंट को मिला दूं स्टॉक प्लस एडजस्टमेंट को, तो ट्रेडिंग तैयार है। इसकी बैलेंसिंग फिगर को ले जाएंगे कहां, बाय ब्रांच पी एंड एल, क्योंकि ये क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट। लिखिए जी, टू ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट, टू ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट। और ब्रांच पी एंड एल में जाकर लिख देंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट।
बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, एक मिनट में इसको जरा सही कर दूं, ऐसे कर देते हैं। ये लीजिए, हम आगे ब्रांच डेटर्स पर। ब्रांच डेटर में ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सोल्ड, बाय ब्रांच सेल, बाय ब्रांच स्टॉक सेल रिटर्न। और क्या आता है जी ब्रांच डेटर में? कलेक्शन आता है, तो हम बोलेंगे बाय बैंक या कैश, कुछ भी लिखो, कलेक्शन मतलब पैसा इनसे कलेक्ट कर लिया। बाय बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डन हुआ। और क्या आता है जी? डिस्काउंट हो गया, बेड डेट हो गया, ऐसी चीजें आती हैं। अब ये डिस्काउंट, बेड डेट एक्सेट्रा, ये एक्सपेंस भी एक तरह से, एक्सपेंस कहूं, लॉस कहूं, मतलब पीएनएल की आइटम बनती है। और हम ब्रांच पीएनएल बना रहे हैं, तो आप सीधा नहीं लिख सकते खर्चे का नाम, हम पीएनएल के थ्रू एंट्री करेंगे। वी विल से बाय ब्रांच पीएनएल, खर्चों के नाम, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बेड डेट्स एक्सेट्रा हो गया, वो सब यहां पर आप डाल देंगे। बाय ब्रांच पीएनएल, डिस्काउंट अलाउड और बेड डेट। जैसे यहां पर लिखा, तो ब्रांच पीएनएल में आएगा टू ब्रांच डेटर, और ये दोनों खर्चे वहां पर लिखे जाएंगे। ब्रांच पीएनएल में आए, हम कहेंगे टू ब्रांच डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड और बेड डेट्स। ठीक है ना, पीएनएल में खर्चे आते ही हैं, पीएनएल में ये चीजें डालते हैं ना जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, तो यहां भी आना चाहिए। इसीलिए ब्रांच डेटर में पूरा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया। अगर मीमो डेटर होता तो बाय ब्रांच पीएनएल क्यों लिखना, सीधा बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बेड डेट, बाय सेल रिटर्न, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन यहां पर प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो हमें इंटरलिंकिंग अकाउंट्स की करनी पड़ेगी। और क्या आएगा जी ब्रांच डेटर में? कुछ भी नहीं, कैरिड डाउन खत्म हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेटर। बैलेंसिंग फिगर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में इसमें कुछ भी आ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना भी आए। जब डेटर्स मेथड के अंतर्गत ब्रांच अकाउंट बनाते थे, मेन अकाउंट वही होता था। हम मीमो डेटर कब बनाते थे? क्या हर केस में बनाते थे? नहीं। अगर कोई फिगर मिसिंग होती थी हमारे पास, जो हमें चाहिए होती थी, उनमें से कोई फिगर मिसिंग होती थी, तभी बनाते थे। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई फिगर निकालनी है तो ही बनाना है। यहां पर ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, ये भी मेन अकाउंट है, तो इसको बनाना ही बनाना है। चाहे आपके पास सारा सामान हो इस अकाउंट का, तब भी बनाना है। ये सारे अकाउंट बनेंगे। फिर आ गया जी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस डिपेंडेंट ब्रांच है, खर्चा कौन करता है हमारे भी पर? एचओ। तो जब एचओ एंट्री करता होगा ना, वो कहता होगा ब्रांच एक्सपेंस, खाली एक्सपेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि एचओ के खुद के एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस तो उसके लिए लिखता है। ब्रांच एक्सपेंस डेबिट करता होगा तो डिनोट कि ये खर्चा ब्रांच का है। और टू बैंक करता होगा, क्योंकि पैसा तो एचओ ही दे रहा है भाई, तो ये लिखेगा टू बैंक एक्सपेंसेस, टू बैंक एक्सपेंसेस। खर्चों के नाम क्वेश्चन में कैसे कैसे हो सकते हैं? इनमें से सैलरीज एंड वेजेस, इनमें से रेंट एंड रेट्स, इनमें से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा। ठीक है ना, लिस्ट गोज ऑन। साथ में जैसे हमें डिपेंडेंट ब्रांच में क्वेश्चन कई बार बोलता था कि पेटी एक्सपेंस आपने खुद खर्चा किया, तो हो सकता है ब्रांच ने भी कुछ खर्चा किया हो, पेटी वेटी। तो ब्रांच एक्सपेंस में हम कह सकते हैं टू पेटी कैश एक्सपेंसेस या टू पेटी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की अलग से हमने एंट्री की, और ये खर्चे कहां जाने चाहिए? जब हम फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे ऑब्वियसली उस समय इन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। जब हम फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे उस समय इन्हें भी टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। तो इनको हम कहां भेज देंगे?
बाय ब्रांच पी एंड एल में। पेटी कैश एक्सपेंस को मैंने इसी में डाल दिया, हम अलग से अकाउंट नहीं बना रहे उसका। तो यहां से ये बैलेंसिंग फिगर आती है बाय ब्रांच पी एंड एल। इन खर्चों का ट्रांसफर कर दिया जी हमने, कहा पी एंड एल में, बाय ब्रांच पी एंड एल। और ब्रांच पी एंड एल क्या बोलेगा, ब्रांच पी एंड एल तैयार बैठा है, कह रहे आ जाओ टू ब्रांच एक्सपेंसेस। क्या होकर आया, ट्रांसफर ऑफ द एक्सपेंसेस टू ब्रांच एक्सपेंस। ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से आ गया, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से आ गया। ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में आए, बाय साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट है, डेबिट साइड पर ब्रांच डेटर के खर्चे, डिस्काउंट बैड डेट और बाकी के खर्चे भी आगे ब्रांच एक्सपेंस के नाम से। अगर मान लो आपका जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसके संदर्भ में, उसके रिगार्ड में आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा मिला, तो वो भी आया होगा आपके पास, तो वो एक छोटा सा मेरा इनकम हो गया, उसे मैं क्रेडिट करूंगा, या फिर ऐसा कह दो रिकवरी ऑफ लॉस हो गया। तो हम बोलेंगे बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम इन रिगार्ड टू, ये ऐसे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम विद रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल लॉस। अभी एबनॉर्मल लॉस की बात सीख सकते हैं आप। एबनॉर्मल लॉस हम ये जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है, कॉस्ट पर, उतना मैंने यहां से सिखाया। हमने एबनॉर्मल लॉस लिखा तो इसके दो हिस्से किए, कॉस्ट पी एंड एल में और लोडिंग एडजस्टमेंट में। और अगले ही पल में देखा कि यहां पर लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस डेबिट भी हो गया, तो लोडिंग तो डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो गई, बचा क्या, सिर्फ कॉस्ट। तो ट्रेडिंग वाला काम तो पूरा हो गया। और जब पी एंड एल में जाते हैं वहां क्या दिखाते हैं, नेट लॉस। मान लीजिए 5,000 का लॉस हुआ, 2,000 का क्लेम मिल गया, तो नेट डेबिट कितना होता है लॉस वहां पर, 3,000। अभी हमने क्या बोला, जो कॉस्ट है, मेरे एग्जांपल में मैंने कितना बोला, 5,000 का हमारा लॉस था, 2,000 का क्लेम मिल गया, तो नेट कितना बना डेबिट। अगर मैं यहां से दोनों को नलिफाई करूं तो नेट डेबिट कितना बचा, 3,000। यही तो दिखाते हैं जब ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट आप करते हैं, टू एबनॉर्मल लॉस, नेट लॉस कितना हुआ हमारा। तो वहां पर इसी तरह से तो दिखाया जाता है कि ग्रॉस लॉस माइनस इंश्योरेंस क्लेम। यहां पर डेबिट में इंश्योरेंस क्लेम माइनस करने की बजाय हम सिर्फ क्रेडिट में दिखा रहे हैं, फर्क कितना सा आ गया, राइट। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो नेट नहीं दिखा पा रहे थे। डेबिट में तो कॉस्ट ही आनी थी 5,000, तो हमने उसके क्लेम वाले पोर्शन को अलग से क्रेडिट कर दिया। और इतनी चीजें करने के पश्चात हमारा फाइनली यहां से आया नेट प्रॉफिट। फाइनली यहां से फिगर आती है नेट प्रॉफिट की। ये ब्रांच पी एंड एल अकाउंट हमारा डन हुआ, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डन हुआ। गुड्स सेंड टू ब्रांच हमने बना लिया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच को भी क्लोज करते हैं, आइए। गुड्स सेंड टू ब्रांच में बैलेंसिंग फिगर शैल बी हेयर, जिसको कहेंगे परचेजेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट। हमने एक क्वेश्चन किया था जिस जैसा मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, छैन्ना स्वामी वाला, जिसमें ब्रांच के प्रॉफिट के लिए बनाना था डेटर्स मेथड के थ्रू ब्रांच अकाउंट, और एचओ के प्रॉफिट के लिए बनाना था ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो वहां हमने ये सीखा, जब एचओ अपना ट्रेडिंग बना रहा है, टू परचेजेस तो है, लेकिन जितने गुड्स उसने ब्रांच को भेजे उतने वहां से वो माइनस करता है, फिर क्रेडिट साइड पर दिखाता है। तो कितने ऐसे गुड्स हैं उसका नेट फिगर यहां से निकल रहा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हमने बनाया, हमने कहा इतने के गुड्स भेजे थे, इतने रिटर्न हो गए, इतना दोनों के अंदर लोडिंग है, तो बैलेंसिंग फिगर आया परचेजेस। अपने माइंड में एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए विजुअलाइज करो परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, यहां पे लिखे टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या आएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो नेट फिगर गुड्स सेंड टू ब्रांच का एट कॉस्ट जो मुझे ट्रेडिंग से बाहर करना है, ये वो वाली फिगर हमारे पास आ जाती है कि एचओ से नेट अपने को कितना सामान आया एट कॉस्ट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में एचओ के बहुत काम आती है फिगर, तो इसलिए बनाया जाता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसका सीख लिया, एंड नाउ वी आर रेडी टू रॉक, वी आर रेडी टू रॉक, वी आर रेडी टू
rock. We have got question number 13. 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 13 ये लीजिए. क्या कहना है प्रश्न का? हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज अ ब्रांच इन कोचिन टू विच द ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. ठीक है जी, कॉस्ट प्लस 25% पर भेजते हैं, ये रूल हो गया. ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट. ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम एचओ, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच हो गई, समान ब्रांच को एचओ भेज रहे हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस एचओ कर रहे हैं और ब्रांच रेमिट कर रही है सारा कैश एचओ को, डिपेंडेंट हो गया. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2012 प्रिपेयर द अकाउंट्स इन हेड ऑफिस लेजर एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट. ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि डिपेंडेंट है. वीकली रिटर्न्स भेजते रहते हैं एचओ को कि हमने इतना सामान सेल करते इतना सेल करते, तो एचओ प्रॉपर अकाउंट्स बनाएगा उसके. प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ बाय स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. ठीक है ना, तो ये मेथड के लिए स्पेसिफिकली बोल दिया. देखते हैं क्या क्या. गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस. ठीक है. रिटर्न्स टू एचओ एट इनवॉइस प्राइस. ओके हो गया, समझ में आ गया हमें. ब्रांच स्टॉक इससे हिट होगा अपना. स्टॉक एट कोचिन ऑन 1 जनवरी, मतलब ओपनिंग स्टॉक बता दिया, फिर सेल्स बता दिया, कैश और क्रेडिट दोनों. फिर बता रहे डेटर्स के बारे में. कहता डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैश इतना रिसीव किया डेटर से, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर है. बेड डेट से डिस्काउंट और बेड डेट के बारे में स्पेशलिटी हमें पता है, स्टॉक एंड डेटर में हम सीधा नहीं लिखेंगे, ब्रांच पी एंड एल के थ्रू रूट करेंगे. सेल्स रिटर्न भी हुई. सेल्स रिटर्न का पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बच्चे इसका दूसरा इंपैक्ट भूल जाते हैं, सिर्फ डेटर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक अकाउंट में भी ये पोर्शन डेबिट होगा. फिर खर्चे बता रहे, क्वेश्चन कहता है जी रेंट रेट टैक्सेस हैं, सैलरीज वेजेस ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे ब्रांच एक्सपेंस में जाएंगे. और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया एट इनवॉइस प्राइस. तो क्वेश्चन में सारी फिगर्स हैं. अच्छा क्वेश्चन है हमारा, खूब अच्छा प्रैक्टिस इस प्रश्न से हो जाएगा. कोई बच्चा ऐसा ना करे कि जो अकाउंट बनाए अभी सीखे इसी के अंदर फिगर्स डाल दे. इतना निकम्मा नहीं बनना, थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करो यार, थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करो यार. इस क्वेश्चन में भर लोगे फिगर, फिर अगले क्वेश्चन में क्या करोगे? कुछ महान बच्चे सर पेंसिल से करेंगे, सर रब कर देंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन की फिगर भर लेंगे. वाह बेटा, सल्यूट है, सल्यूट है. तुम जैसे बच्चे को हमारा सल्यूट है. लिखिए जी आंसर नंबर 13. आंसर नंबर 13. तो हम बना रहे हैं जी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई. इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई. क्या बना रहे हैं? ब्रांच के अकाउंट्स बना रहे हैं जी. वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट्स. सबसे पहले कौन सी ब्रांच के बना रहे हैं? कोचिन ब्रांच अकाउंट्स. ऐसे लिख देते हैं, कोचिन ब्रांच अकाउंट्स. कोचिन ब्रांच अकाउंट्स starting with the branch stock account. Starting with the branch stock account. ब्रांच स्टॉक के बाद बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. नामकरण कर दें. ब्रांच एडजस्टमेंट तो बाद बनूंगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट. क्वेश्चन में खर्चे दिए तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बनेगा. ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट. देयर शैल बी ब्रांच पी एंड एल अकाउंट ऑल्सो. देयर शैल बी ब्रांच पी एंड एल अकाउंट ऑल्सो and goods sent to branch account and goods sent to branch account. और सभी में कॉलम्स बना लेते हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट
क्लास में फॉर्मेट बनाकर करेंगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली बनेगा, और अगर मैं रफ में करा दूं यहाँ पर सीधा 2 बाय 2 बाय करते हुए हेडिंग ना दें तो वही आदत आपको पड़ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। एग्जाम में जितना भी करोगे, इट हैज टू बी द क्वालिटी अटेम्प्ट। टीचर को मजा आना चाहिए पेपर चेक करते हुए, लगना चाहिए कि किसी बच्चे ने प्रोफेशनल तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है। सो हम क्लास में इसीलिए ऐसी अप्रोच से चलते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। जितने भी अकाउंट्स बनाए सभी में ये कॉलम्स रेडी कर लें, उसके बाद एक एक फिगर को उठाकर स्टार्ट करेंगे भरना। ये लो, आप भी रेडी कर लीजिए, आप भी रेडी कर। चलो जी, आप तैयार ने हुन, स्टार्ट करिए। तो एक एडजस्टमेंट का टाइम मैंने दे दिया आप बच्चों को। एडजस्टमेंट मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट मतलब एडजस्ट हो जाओ, अकाउंट का नाम पालो ते पर्टिकुलर अमाउंट लिख लो। चलिए जी, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के बिना तो शुरुआत हम करेंगे नहीं, सबसे ऊपर तो यही आना चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये मेरा बैलेंस कुछ अजीब लग रहा है, मेरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जी, मैंने अपना बैलेंस सही किया। स्टॉक एट कोचिन ऑन 1 जनवरी 2012 कितना था? 60,000। जैसे ये लिखा, इसका स्टॉक रिजर्व साथ साथ एडजस्टमेंट में करते रहेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया जी, बाय 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 स्टॉक रिजर्व। और ये अकाउंट लोडिंग का ही अकाउंट है, तो लोडिंग 60,000 रुपए में कितनी आप भेज रहे थे? कॉस्ट प्लस 25% पर, तो आप कहेंगे 60,000 इंटू 25/125 यानी कि 1/5, तो ये हो गया 12,000। 25/125 12,000। लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक कर दिया जी 12,000 रुपए। लिख लो, लिख लो। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस, हमारे अकाउंट का नाम है गुड्स इनटू ब्रांच, तो हम उसी अंदाज से लिख लेते हैं। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 6 लाख रुपए। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 6 लाख। गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा, इमीडिएटली इसका लोडिंग यहां डाल दो, बाय गुड्स सेंट टू
ब्रांच 6 लाख रुपए में 25/125 यानी कि 1/5, 1,20,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच का भी लोडिंग डाल दिया ब्रांच एडजस्टमेंट में। और इससे संबंधित हमारे पास कौन सा अकाउंट है? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में गए, ब्रांच स्टॉक में अभी भी लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ गया बाय ब्रांच स्टॉक। कितने रुपए के गुड्स सेंड थे? 6 लाख। और इनका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट क्या चीज? लोडिंग इन गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है उसका लोडिंग कितना निकाला था हमने? 25/125 1/5, 1,20,000 जी। टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1,20,000। डबल एंट्री दिखती रही है, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ गया टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ये बेसिकली जितने गुड्स आपने भेजे यहां से उनका हमें नेट कॉस्ट दिख रहा है 6 लाख माइनस 21, 480 के गुड्स भेजे आपने कॉस्ट पर। आगे कहते हैं जी रिटर्न टू एचओ। ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है इसका रिटर्न, तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में डाल दें रिटर्न्स। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिटर्न है जी, कितने रुपए का? 12,000। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिटर्न 12,000 रुपए का। स्टॉक अकाउंट से क्रेडिट किया, सामान जा रहा है और ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गए इसका लोडिंग लिखने के लिए। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 12,000 की, जिसमें 25/125 यानी कि 1/5, 2,400 रुपए का क्या है? लोडिंग है। ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,400 लोडिंग इन द गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू एचओ। और ये फिगर्स दोनों उठकर कहां जाएंगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच में। ब्रांच स्टॉक में लिखा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ रहे टू ब्रांच स्टॉक। ये क्या चीज है? रिटर्न ऑफ गुड्स जो ब्रांच ने एचओ को वापस किए 12,000 के। ब्रांच स्टॉक में लिखा था बाय गुड सेंड टू ब्रांच रिटर्न, तो गुड सेंड टू ब्रांच में आ गया टू ब्रांच स्टॉक की रिटर्न के लिए। और इसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो गुड सेंड टू ब्रांच में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। कितने रुपए? 2,400। ये क्या चीज है? लोडिंग इन गुड्स रिटर्न्ड, जो ब्रांच ने एचओ को गुड्स वापस किए उसके अंदर ये लोडिंग है। और ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं आना, इसको क्लोज करना चाहो क्लोज कर दो, हम इस गली वापस नहीं आएंगे। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, कि हम तो भय परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। 470400 जी, ये लीजिए। टू परचेजेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट 4,70,400 रुपए। ये गुड्स इनटू ब्रांच को तो अपन ने क्लोज कर दिया, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स इन द ईयर कैश और क्रेडिट, तो ब्रांच स्टॉक में गए, बाय बैंक कैश सेल्स
2 लाख, और जो क्रेडिट सेल है उसको कैसे बुक करेंगे? ब्रांच डेटर के थ्रू। बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स विच इज 3,60,000। तो ब्रांच स्टॉक में लिख दिया है बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल, ब्रांच डेटर में आएगा टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर में आएगा, ब्रॉट डाउन की जगह छोड़कर लिख रहे हैं टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 3,60,000। टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 3,60,000। आगे बता रहे सन्ड्री एट रेट कोचिन ऑन 1 जनवरी, तो ये हो गया जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग डेटर्स गिवन 72,000। आगे आसान है, दो दिन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो बाय बैंक लिखो या कैश लिखो दोनों चलेगा। बाय बैंक कलेक्शन 3,20,000। उसके बाद लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, तो ये खर्चे किसके थ्रू बुक होंगे? ब्रांच पी एंड एल के थ्रू, बाय ब्रांच पी एंड एल। डिस्काउंट अलाउड 6,000। बाय ब्रांच पी एंड एल डिस्काउंट अलाउड 6,000, और एक और आइटम है जी बेड डेट्स, 4,000 रुपए। और ये दोनों आइटम उठकर कहां जाएगी? ब्रांच पी एंड एल में, जहां हम लिखेंगे टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट और बेड डेट 6 और 4,000। सो इन ब्रांच पी एंड एल वी शैल गो एंड पुट टू ब्रांच डेटर्स, फर्स्ट वन बीइंग डिस्काउंट अलाउड, कितना 6 था? जी हाँ 6,000, and bed debts 4,000। डिस्काउंट अलाउड 6,000 और बेड डेट्स 4,000 जी। सेल्स रिटर्न उसके बाद बात करते हैं। सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, सेल्स रिटर्न मतलब ब्रांच डेटर में आएगा बाय साइड पर क्रेडिट साइड पर, लेकिन एंट्री करेंगे किसके थ्रू रिकॉर्ड? ब्रांच स्टॉक के थ्रू। बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न कितना? 8,000 रुपए। ब्रांच डेटर्स में आ रहा है बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, और ब्रांच स्टॉक में क्या आ जाएगा? टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न 8,000 रुपए। ब्रांच स्टॉक कहेगा टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न 8,000। सेल्स रिटर्न का एंट्री डन हो गया, सेल्स रिटर्न का एंट्री डन। उसके बाद क्वेश्चन खर्चे बता रहा है, रेंट रेट, सैलरीज, वेजेस, बोनस और ऑफिस एक्सपेंस, तो हम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में चलते हैं। टू बैंक, सबसे पहले रेंट रेट्स टैक्सेस, amount being 18,000, then salaries, wages, bonus, salaries, wages and bonus 60,000, and at the end ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000। तो ये तीन एक्सपेंस दिए गए, ये तीन खर्चे दिए गए, लिख दिया टू बैंक। जो भी कैश बैंक संबंधित आइटम है उसका डबल इंपैक्ट कहीं पर नहीं जाता, क्योंकि हमें अलग से बैंक अकाउंट इस स्टॉक इन डेटर के अंदर नहीं बनाना पड़ता। अंतिम आइटम दी गई स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस, मतलब स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय
बैलेंस कैरिड डाउन इन द स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,20,000 रुपए। स्टॉक अकाउंट में लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1,20,000 और इसके अंदर जो लोडिंग है उसे रिवर्स करेंगे इन द एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व। 1,20,000 इंटू 25/125 बच्चे यानी कि 1/5 जो आ गया 24,000 रुपए टू स्टॉक रिजर्व 24,000। सारी आइटम डन हो गई। पहले अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और बैलेंसिंग फिगर देखते हैं कहां कहां आ रही है। स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं 12,000 प्लस 2,00,000 प्लस 360 और 1,20 टोटल बनता है 692 और डेबिट साइड पर तो ऐसे ही दिख गया 668 बनता है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर मींस द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन डेबिट साइड। और हमने सीखा था अगर डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर होगी तो दैट विल ऑलवेज बी सरप्लस। $6,92,000 माइनस 6,68,000 24,000 रुपया आता है। तो कहां भेजेंगे इसको? ब्रांच एडजस्टमेंट में। टू ब्रांच एडजस्टमेंट सरप्लस 24,000 रुपए। और मैंने रीजन बताया था अगर आपकी सेल्स इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे हो गई तो वो आपको एक प्रॉफिट देकर जाएगा, एक सरप्लस देकर जाएगा जो कि प्योरली मेरा प्रॉफिट है, तो उसको उठाकर हम लेकर जा रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में। और ब्रांच एडजस्टमेंट क्या बोलेगा? बाय ब्रांच स्टॉक। ब्रांच एडजस्टमेंट कहेगा बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस कितने रुपए का जी? 24,000 का। 1,20 प्लस 12 प्लस 24 1,56,000 आता है जी इस अकाउंट का टोटल। $1,56,000 माइनस 24,000 और माइनस 2400 ये आता है जी ग्रॉस प्रॉफिट 129,600। कहां ट्रांसफर होगा? ब्रांच पी एंड एल में। टू ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट जी। $1,29,600 1,29,600 रुपए टू ब्रांच पी एंड एल। तो ब्रांच पी एंड एल वेलकम करेगा, वो कहेगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रांच पी एंड एल बोलेगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच पी एंड एल में आओ और लिखो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी? 129,600 129,600। ब्रांच पी एंड एल में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट था ब्रांच डेटर। सब कुछ है, कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर निकलेगा मतलब क्लोजिंग डेटर। टोटल करते 360 प्लस 72 4,32,000 माइनस 3,20 6 4 10 8 18 94,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन $94,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 94,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 94,000 आ गए डेटर अकाउंट से। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। उसके बाद आएंगे जी ब्रांच एक्सपेंस में। टोटल करेंगे और फिगर्स जितना भी टोटल बना एक्सपेंस का पी एंड एल में ट्रांसफर किया जाएगा। 60 70 78 से 84,000 84,000
और हम कहेंगे बाय ब्रांच P&L 84,000। एक्सपेंस का टोटल लेकर गए ब्रांच P&L में 84,000 और ब्रांच P&L में क्या हो जाएगा, टू ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच P&L कहेगा टू ब्रांच एक्सपेंस। $84,000। तो ब्रांच P&L से तैयार है नेट प्रॉफिट आने के लिए। Credit total is 129,600. We shall find out the net profit on the debit side. 129,600 माइनस 6 ते 4 10 ते 80 4 84 35,600। ये हुआ जी फाइनल प्रॉफिट। गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया था, तो यहां पर आकर हमें नेट प्रॉफिट भी मिल गया। इसी नेट प्रॉफिट को निकालने का डेटर मेथड कितना सिंपल सा सरल सा तरीका बताते हैं। ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट आ जाता है। स्टॉक एंड डेटर से सेम आ रहा है, लेकिन क्योंकि डबल एंट्री वाले अकाउंट काफी सारे हैं तो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू रीच द फाइनल फिगर ऑफ प्रॉफिट फॉर श्योर। ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको डेटर्स मेथड से भी करना है, स्टॉक एंड डेटर से भी करना है और फाइनल अकाउंट्स मेथड से भी करना है, ट्रेडिंग एंड P&L भी बनाना है। मतलब इसमें आपके कॉन्सेप्ट नंबर 2, 3, 4 सारे अट्रैक्ट हो गए। कॉन्सेप्ट 2, 3 और 4 ये सारे अट्रैक्ट हो गए। तो ये प्रश्न होमवर्क में रहेगा, प्रश्न नंबर 2 इसे करके आइएगा। आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में स्टॉक एंड डेटर मेथड को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।